guys, welcome back to one shot revision video at Keystone. So आज हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. क्विक रिकैप, लीनियर डिग्री 1 इक्वेशन इक्वल टू का साइन आएगा, LHS RHS कुछ तो होगा, दो वेरिएबल्स होंगे और यहाँ है पेयर, यानी अब दो इक्वेशंस की बात हो रही है. सो व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अगर इक्वेशन का एक डेफिनेशन ले लीनियर इक्वेशन का, एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both जीरो. दोनों जीरो नहीं हो सकते. देखो दोनों जीरो हो गए तो यही चला गया कांस्टेंट इक्वल टू जीरो. ये ऐसा कहीं पे भी होता नहीं है. सो ए एंड बी बोथ कैन नॉट बी जीरो. इफ वन इज जीरो इट्स फाइन. Geometrically the graph of linear equation in two variables is a straight line. Yes, so geometrically it is a straight line. Let's move forward. Types of line. Lines तीन टाइप के होते हैं: intersecting line, coincident line, parallel line. Yes, so अगर बेसिकली याद रखें तो intersecting lines, coincident lines, parallel lines. Yes, intersecting, coincident, parallel, intersecting, coincident and parallel lines. So intersecting lines वो होते हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. कोइंसिडेंट लाइंस वो होते हैं जो एक लाइन के जस्ट ऊपर एक और लाइन होता है. एंड पैरेलल लाइंस वो होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन है वो उसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा. लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट इस केस में सॉल्यूशन बनेंगे और एक लाइन पे होते हैं इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. सो इस केस में वी गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. एंड पैरेलल लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, सो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. जहां पे हमें सॉल्यूशन मिलता है ऐसे पेयर ऑफ लाइंस होते हैं कंसिस्टेंट. सो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर्स. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट पेयर्स. नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर. अब ये कंसिस्टेंट के साथ साथ डिपेंडेंट पेयर भी कह सकते हैं इसको. एक के ऊपर ही एग्जैक्ट दूसरा लाइन है, सो इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ डिपेंडेंट लाइन्स. अगर हम पेयर की बात करें, क्योंकि एक ही इक्वेशन अगर होगा तो उसको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर दो लाइंस की इक्वेशन है और अगर उनको हमें कंपेयर करना है, सो वी राइट इट एज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. सो x के कोफिशिएंट को हम a1 और a2 बोल रहे हैं, y के कोफिशिएंट को हम b1 और b2 बोल रहे हैं एंड कांस्टेंट टर्म्स को हम c1 एंड c2 बोल रहे हैं. अब देखो, अगर दो लाइंस दी हुई है तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये लाइंस किस टाइप ऑफ लाइंस है. पर अगर सिर्फ इक्वेशन दिया है लाइन का तो उसको देख के कैसे पता चलेगा कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी कि पैरेलल होंगी. तो ये समझने के लिए देयर आर मेनी मेथड्स. इसमें से 4 आपके सिलेबस में है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट मेथड इज बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द गिवन लाइंस. सो अगर दोनों लाइंस a1x b1y c1 a2 b2 c2 अगर ऐसा है तो हम रेशियो निकाल लेते हैं. a1 रेशियो a2, b1 रेशियो b2, c1 रेशियो c2. अब इन रेशियोज के कंपैरिजन से वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है. ठीक है. सो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इस केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी एक सॉल्यूशन. सो देयर इज वन सॉल्यूशन और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन. कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की बात करें तो सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस.
नेक्स्ट आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस पे। कोइंसिडेंट लाइंस आर एक के ऊपर एग्जैक्टली एक लाइन है। सो इफ द रेशियोज आर इक्वल, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and that is also equal to c1 upon c2, these lines are coincident lines. Algebraically इसके होते हैं infinite solutions and क्योंकि हमें solution मिल रहे हैं, the lines are consistent. नेक्स्ट, अगर रेशियो में a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, in this case the lines are parallel. There is no solution to such lines and the lines are inconsistent. Yes. Now let's understand the trick to remember this. अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो पहला ही रेशियो नॉट इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये लाइंस क्रॉस हो गई, सो दोज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दोनों इक्वली चल रहा है यानी लाइन इक्वली एक साथ चल रही है, मतलब ये लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। अगर पहला रेशियो इक्वल है, पहला नॉट इक्वल नहीं हुआ मतलब इंटरसेक्टिंग तो नहीं हुई, पर दूसरा नॉट इक्वल हो गया, ये तो खुद ही कंफ्यूज है कि इसको इंटरसेक्ट करना है कि कोइंसिडेंट होना है, तो ये ना इंटरसेक्ट कर रही है ना कोइंसिडेंट है, तो ये बन गई पैरेलल लाइंस। अगेन इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड पैरेलल no solution. Let's move forward by comparing the ratio. We have to find कि ये lines intersecting है, parallel है या coincident है। So 5x minus 4y plus 8 equal to 0, 7x plus 6y minus 9 equal to 0. So यहाँ से a1 equal to 5, b1 equal to minus 4, c1 equal to 8 and यहाँ से a2 equal to 7, b2 equal to 6 and c2 equal to minus 9. Therefore ratio क्या हो गया, a1 upon a2 हुआ 5/7, b1 upon b2 हुआ minus 4/6 and that is equal to minus 2/3. अब यही इक्वल नहीं हो रहे हैं तो c1 upon c2 ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So the lines are intersecting lines. अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा होता क्या ये कंसिस्टेंट होंगी, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट होगी। यस, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। हियर a1 is 9, b1 is 3, c1 is 12, a2 is 18, b2 is 6 and c2 is 24. Let's find the ratio a1 upon a2 9/18 यानी 1/2, b1 upon b2 यानी 3/6 वो भी 1/2 and c1 upon c2 is 12/24 वो भी 1/2. So here we have a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. सब इक्वल चल रहा है मतलब lines are coincident. Therefore the lines are coincident. कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट. कंसिस्टेंट है? यस, कंसिस्टेंट है. Let's move to the next one. 3/2x plus 5/3y equal to 7 and 9x minus 10y equal to 14. अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो है वो फ्रैक्शन में है तो डरना नहीं है, मेथड सेम रहेगा। a1 की वैल्यू 3/2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/2 अपॉन 9
अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1/6। b1 अपॉन b2 हो जाएगा 5/3 अपॉन -10, सो 5 2s are 10, ये वैल्यू हो जाएगी -1/6। अब यही रेशियो इक्वल नहीं है, C1 C2 की जरूरत नहीं है, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। This question I want all of you to try it by yourself। ये हमने उसी फॉर्म में दिया है जैसा आपका कीस्टोन पावर बुक में it is given to you। So fill it up, pause the video, इसको कंप्लीट करो। अगर आपके पास पावर बुक नहीं है तो भी आप जनरल फॉर्म में कंप्लीट करो and then move forward। So your answer to this question must be, इसके infinitely many solution है, lines coincident है यानी consistent है। Next question, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। So let's go with an example। So x plus y equal to 5 and 2x plus 2y equal to 10। So इस question में हम लिख सकते हैं x plus y minus 5 equal to 0, 2x plus 2y minus 10 equal to 0। Ratios देखते हैं, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू अगेन 2, c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू -10। रेशियो इज अगेन 1/2। ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड सो द सिस्टम, ये जो सिस्टम है इट इज कंसिस्टेंट। एंड लाइंस कैसी निकलेंगी, लाइंस निकलेंगी कोइंसिडेंट। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना था वो तो याद नहीं है, चलो रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। So to find the graphical solution, graphical method for solution of pair of linear equation goes such as, जो हमें इक्वेशन दी है उसके लिए हमें दो सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन है तो आपको एक का ही सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, एक का ही सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, दूसरे का नहीं ढूंढोगे तो भी चलेगा क्योंकि लाइंस हमने पहले ही बता दिया कि ये लाइंस तो कोइंसिडेंट है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 5, लेट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू बन जाएगी 5, लेट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू बन जाएगी 4, लेट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू बन जाएगी 3। अब देखो यहाँ दो अगर हमने निकाले हैं सॉल्यूशन तो वो इनफ है, क्योंकि दो पॉइंट में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन यूनिक होती है, ये बचपन में पढ़ा था, भूल नहीं जाना है। बट सेफर वे इज टू फाइंड 3 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि जब हम दो पॉइंट निकालते हैं चांसेस है कि हमने कुछ तो फंबल करा है और उसकी वजह से कोई भी दो पॉइंट आ रहे हैं उसको हमने कनेक्ट कर दिया। अगर आपने 3 पॉइंट निकाले होंगे तो तीनों में फंबल हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे नहीं आए तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे एक बार रीचेक करने की जरूरत है। यू गेट अ चांस टू रिडीम योर सेल्फ। यस, सो द पॉइंट्स आर 0, 5, x पे वैल्यू इज 0, y पे वैल्यू इज 5, x पे वैल्यू इज 1, y पे वैल्यू इज 4, x पे वैल्यू इज 1, y पे वैल्यू इज 4, एंड x पे वैल्यू इज 2, y पे वैल्यू इज 3। सो x पे वैल्यू इज 2, y पे द वैल्यू इज 3। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स A, B एंड C। हम इनको कनेक्ट करेंगे एंड क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट है, लाइन के ऊपर नाम लिखना जरूरी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट है तो ये एक के ऊपर ही एग्जैक्ट एक और लाइन आएगी, राइट? सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ना इस चैप्टर में आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स से हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, पर वर्ड प्रॉब्लम्स को डिकोड करने का तरीका है। देखो चारों मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, चारों मेथड को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी आ जाएगा, पर अगर वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन बनाने में गलती कर ली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यस, वर्ड प्रॉब्लम्स हम सारे ही डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस में हम सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देंगे क्योंकि वी कैन नॉट कीप डूइंग द मेथड अगेन एंड अगेन, बट हर एक क्वेश्चन के इक्वेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन को समझो,
द राइट वे टू डू इट इज मैथमेटिकल सिचुएशन को पहले इंग्लिश में इंटरप्रेट कर लो और फिर इंग्लिश इंटरप्रिटेशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। सिंपल है, सुनाई देता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स सी हाउ। अच्छे से एनिमेशंस भी बनाए हुए हैं हमने इस चैप्टर में, सो दैट इट गेट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। So here Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. So Champa निकली थी सेल पे pants and skirts लेने के लिए. When her friend asked her about how many each she bought. So उसकी friend ने पूछा कि कितना लिया. तो she said I bought some skirts and some pants. अब ना इसने पहले फोन नहीं करा होगा कि चल सेल है अपन चलते हैं, इसलिए she is being nosy. How many of each have you bought? पर ये भी मैथमेटिकल लेडी होगी, उसने बोला सपोज तूने एक्स पैंट और वाई स्कर्ट्स लिए हैं, अब बता तूने कितने पैंट स्कर्ट लिए हैं। सो चंपा सेड कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। अब इसको इंग्लिश में कैसे डिकोड करना है? इज मतलब इक्वल टू, मोर आए तो ऐड करना है, लेस आए तो सब्सट्रैक्ट करना है, टुगेदर आए तो ऐड करना है, एक्सीड्स आए तो डिफरेंस निकालना है। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। So the number of skirts is 2 less than twice the number of pants. अब देखो फ्रेंड ने क्या बोला था, x पैंट है और y स्कर्ट है। इसने बोला नंबर ऑफ स्कर्ट यानी y is यानी इक्वल टू 2 less then twice the number of pants. So twice the number of pants. If you are not able to do this directly, ऐसे करो, number of skirts is 2 less than twice the number of pants. और फिर एक को x और एक को y ले लो। यस, लेट्स मूव अहेड। तो पहले तो फ्रेंड समझी नहीं, फिर उसने डिकोड कर लिया, शी इज ट्राइंग टू से y इक्वल टू 2x minus 2. Then she said the number of skirts is also 4 less than 4 times the number of pants. So number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants. So y इक्वल टू 4x minus 4 एक और इक्वेशन बन गया, इसने भी बना लिया। यस, चलो। So now we have two equations, y equal to 2x minus 2 and y equal to 4x minus 4. अब क्या करेंगे, दोनों के लिए 3 सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, जहां इंटरसेक्ट होगा that would be your solution. So here we have y equal to 2x minus 2 and y equal to 4x minus 4. So इसके दो सॉल्यूशन, यहाँ y की वैल्यू है 2x minus 2. सपोज मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू आएगी -2. सपोज मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू आएगी 0. सिमिलरली y इक्वल टू 4x minus 4, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू आएगी -4, x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू आएगी 0. लेट्स सब्स्टिट्यूट, 0 minus 2 1 0. सो x पे 0, y पे -2, x पे 1, y पे 0. ये दो पॉइंट आ गए, ये बनी एक लाइन, दिस इज y इक्वल टू 2x minus 2. अब फॉर द सेकेंड वन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, सो दिस पॉइंट, एंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, द सेम पॉइंट. सो इसमें से पास होने वाली लाइन, दिस लाइन इज y इक्वल टू 4x minus 4. सो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0. सो x, y इक्वल टू 1, 0. नंबर ऑफ पैंट्स वॉज 1. सो चंपा बॉट 1 पैंट एंड नो स्कर्ट्स. यस, बहुत सारे बैग लेके आई थी ना, पर एक ही पैंट है उसके पास, स्कर्ट तो उसने ली ही नहीं है. So your solution is 1, 0. Let's move forward. Form the pair of linear equation of the following problem and find the solutions graphically. So हम equation form करेंगे, graphically solution आप निकालना. So first one, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys.
number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब एक चीज ये समझ लो, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 वर्ड प्रॉब्लम एक जैसे दिखेंगे। जब भी प्रोडक्ट वाली बात आए, यानी जैसे एरिया आ गया, यानी मल्टीप्लीकेशन आएगा दो चीजों का, या फिर वर्ड आ जाए कि प्रोडक्ट ऑफ दिस इज, यस, यानी जब स्क्वायर की बात आएगी, एक ही वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है, तब चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात आए, तब ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 3 के क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए लास्ट पार्ट में से आपको दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे। यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सो सपोज मैं नंबर ऑफ बॉयज को x ले लूं, नंबर ऑफ गर्ल्स को y ले लूं। ठीक है, यहीं से हमारे दोनों वेरिएबल फिक्स हो जाएंगे। अब वापस पढ़ो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द क्विज। गर्ल्स बॉयज सब मिला के, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 10। देन इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो गर्ल्स कौन है, गर्ल्स है y, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों के अब ग्राफ निकालने हैं, दोनों लाइंस के लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, लाइंस बनानी है, एंड यू आर डन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46। इससे ये समझ आ जाएगा, इतना ही पहले अच्छे से रीड कर लो, इससे ये समझ आ जाएगा टुगेदर मतलब एडिशन की बात हो रही है, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सो पेंसिल को x ले लेंगे, पेन को ले लेंगे y। यस, so this becomes, let the cost of pencil be ₹x and that of pen be ₹y। इसका मतलब ये हुआ 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, so 5x plus 7y should be equal to 50। that is your first equation। then we have 7 pencil and 5 pen together cost ₹46, so 7x plus 5y must be equal to 46। that becomes your second equation। so once that you have the two equations, दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालो, ग्राफ पे प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ, एंड यू आर डन। नेक्स्ट वन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36, find the dimension of garden graphically। so यहाँ सिर्फ पेरीमीटर की बात हो रही है, एरिया की कोई बात नहीं हो रही है, यानी ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। यस, सो पेरीमीटर लेंथ प्लस 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा, पेरीमीटर दिया है 6। सो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, अगर उसकी लेंथ की वैल्यू हम x ले ले तो लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो अगर y को दूसरे को y ले ले तो x इक्वल टू y प्लस 4 हो जाएगा। अब पेरीमीटर के लिए क्या होगा, पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर इज गिवन टू बी 36। यस, सो हाफ द पेरीमीटर 2 टाइम्स l प्लस b इज गिवन टू बी 36, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू दी है 36। इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू दी है 36। यस, सो आपके दो इक्वेशन बन गए, x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड द अदर वन इज x इक्वल्स y प्लस 4। इन दोनों को आपको 3 सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ग्राफ पे प्लॉट करना है, एंड यू गेट द वैल्यूज। Next one, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pairs so formed is, यानी ये जो given line है उससे इंटरसेक्ट होने वाली एक लाइन का इक्वेशन आपको खुद बनाना है, इससे पैरेलल होने वाली लाइन का इक्वेशन आपको खुद बनाना है, और इससे कोइंसिडेंट होने वाली लाइन का इक्वेशन खुद बनाना है। अब इनिशियली लग सकता है कि ये डिफिकल्ट है, पर ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, रेशियोज क्लियर होने चाहिए। यस, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब a1 b1 c1 यहां से डिकोड हो जाएंगे, a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है -8। सो a1 अपॉन a2 यहाँ कुछ वैल्यू आनी चाहिए, b1 अपॉन b2 यहाँ कुछ वैल्यू आनी चाहिए, c1 अपॉन c2, c1 इज -8 अपॉन c2 यहाँ कुछ वैल्यू आनी चाहिए।
यस अब यहां वैल्यूज हमें खुद ही पुट करनी है। सो मैंने सपोज यहाँ 2 के नीचे 2 ही पुट करा तो रेशियो हुआ 1। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मैं बना रही हूं तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 अपॉन a2 कैन नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। यस यानी यहाँ 3 के नीचे अगर मैंने 3 रखा तो रेशियो 1 होगा, तो यहाँ मैं 3 नहीं डाल सकती हूँ, 3 के अलावा कुछ भी डाल सकती हूँ। आपकी बर्थ डेट डाल दो, आपकी मम्मी की बर्थ डेट डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, एवरीथिंग इज अलाउड, 3 के अलावा कुछ भी चलेगा। यस सो सपोज इफ आई वांट टू मेक दिस रेशियो सच दैट ये नॉट इक्वल हो, तो दूसरे लाइन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर दूसरे लाइन का फर्स्ट कोएफिशिएंट मैंने फिक्स करा 2x, सेकेंड में मैं 3 नहीं ले सकती हूँ, मैं ले रही हूँ 22y, और थर्ड वन तो आप कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है, -8 इक्वल टू 0। यस ये पहला इक्वेशन बन गया। अब क्या ऐसा एक इक्वेशन बन सकता है? नहीं, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि गिवन वन लाइन, इससे तो इंटरसेक्ट होने वाली लाइन कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी हो सकती है ना। यस सो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं जो इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से बनाओ इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड वन के लिए मुझे एक पैरेलल लाइन बनानी है। पैरेलल के लिए क्या था? ये रेशियो तो इक्वल होना चाहिए पर ये रेशियो नॉट इक्वल होना चाहिए। यस यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस मस्ट बी इक्वल एंड दिस मस्ट बी नॉट इक्वल। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू को फिक्स कर रही हूँ 5, तो अगर ये रेशियो 2/5 है तो इसको भी मुझे 2/5 बनाना पड़ेगा, यानी मुझे न्यूमरेटर को 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये कट होगा और 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर को भी सेम से, तभी तो कट हुआ है। तो ऐसे नंबर्स चूज करो जिसका रेशियो निकालना आपके लिए इजी हो। ऐसे कुछ भी रैंडमली पकड़ लोगे तो प्रॉब्लम होगी। यस सो लेट्स टेक, हाँ अब मुझे ये रेशियो इक्वल चाहिए। अगर मैं यहाँ 4 लूं तो ये 1/2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये भी 1/2 हो गया। अब ये 1/2 नहीं हो सकता है, यानी मैं यहाँ -16 नहीं ले सकती हूँ। 16 ले सकती हूँ क्योंकि वो तो -1/2 हो जाएगा, और 1/2 -1/2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे -16 नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने ले लिया 26, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 26 इक्वल टू 0। यस ये मैंने बनाया। ऐसे भी अगेन इनफाइनाइट बन सकते हैं क्योंकि गिवन वन लाइन उसके पैरेलल लाइंस भी इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं इन अ गिवन प्लेन। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या था? कोइंसिडेंट लाइन के लिए दोनों ही रेशियो मुझे इक्वल चाहिए। सो आई वांट दिस रेशियो टू बी इक्वल एज वेल। सो मुझे अब नंबर ऐसा चूज करना है कि मैं तीनों रेशियो को सेम कर पाऊं। इजीएस्ट वे टू डू इट इज, जो ऊपर है ना एग्जैक्ट वही लिख लो। यस तो ये 2x 3y एंड -8। अब 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0, यहां फंस जाओगे। जो गिवन इक्वेशन है वही इक्वेशन आपने लिखा है। यस सो यहां क्या करना पड़ेगा? इस सेट के अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, यानी रेशियो 1 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी रेशियो ले लो। तो मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, सो ये हुआ 4, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगी 6, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी -16। क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है एग्जैक्ट सेम इक्वेशन नहीं बनाना है, हमें दूसरा इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से पैरेलल होगा। यस सो दिस मस्ट बी 4x प्लस 6y -16 equal to 0. Yes, so these are the required two lines. अब इसको 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, -1 से करो, everything works. Yes, चलो let's move forward. Draw the graph of equation this and this. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. So यहाँ पे स्टार्टिंग का पार्ट सेम है, 2 इक्वेशन दिए हैं, 3 पॉइंट निकालने हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। उसके बाद
एक्स एक्सिस से के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेड करना है और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। सो वी ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशन ओवर हियर। सो यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये दोनों लाइंस है, तो एक्स एक्सिस से के साथ बनने वाला ट्राइंगल ये बन जाएगा और कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ये 3। यस, सेम क्वेश्चन में अगर y एक्सिस बोला होता तो ये दोनों लाइन की वजह से y एक्सिस में बनने वाला ट्राइंगल ये बन जाएगा और रिक्वायर्ड एरिया बनेगा ये। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कौन से एक्सिस के साथ क्या बन रहा है वो ढूंढना होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स एंड शेड द रीजन। नेक्स्ट कम्स द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसे गिवन टू इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका था कि समझने का तरीका था कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, वो था बाय रेशियोज। अब देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। एक ग्राफिकल जो हमने डिस्कस कर लिया, अब और 2 बचे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का ही मतलब ये हुआ एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस करना। यस, जैसे हम कोई गेम देखते हैं, जिससे आप क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, तो दिस पर्सन इज द सब्स्टिट्यूट। यस, तो ये सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, एक पर्सन को वो दूसरा पर्सन रिप्लेस कर रहा है। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करें, गिवन 2 इक्वेशंस, सपोज एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7, दूसरा इक्वेशन है 4x + 7y = 18। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप यहां से x को सब्जेक्ट बनाओ, या फिर यहां से y को सब्जेक्ट बनाओ, या फिर यहां से x को सब्जेक्ट बनाओ, या फिर यहां से y को सब्जेक्ट बनाओ। 4 में से एक को सब्जेक्ट बनाओ और जिस इक्वेशन में से सब्जेक्ट बनाए दूसरे में डालो। सिंपल है। देखो, अगर मैं यहां से x को सब्जेक्ट बनाती हूं तो x की वैल्यू 2x की वैल्यू हो जाएगी 7 - 3y और x की वैल्यू हो जाएगी 7 - 3y/2। अब ये x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो जब मैं x की वैल्यू ये डालूंगी, इट वुड बी 4 टाइम्स 7 - 3y/2 + 7y = 18। अब ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 - 6y + 7y = 18। 14 को उस तरफ ले जाएंगे, y = 4। एक बार हमें y की वैल्यू मिल गई तो y की ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज नथिंग बट 7 - 3 × 4/2, that is 7 - 12/2, that is -5/2। तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ बन गया x, y = -5/2, 4। दिस इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है, किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन में से, चारों कोफिशिएंट में से किसी का भी कोफिशिएंट अगर 1 है तो उसी को सब्जेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमें ऑलवेज पता होता है कि हमें ये वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पर एग्जाम के प्रेशर में समटाइम्स वी मिस आउट ऑन दैट। तो जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको सब्जेक्ट बनाओ। सपोज किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, उस केस में चेक करो x के दोनों कोफिशिएंट के बीच में कोई रिलेशन है। यस है, ये 2 है, ये 4 है, ये इसका डबल है। इसका मतलब जब मैंने यहां से x को सब्जेक्ट बनाया तो ये 2 कैंसल आउट हुआ। अगर मैं यहां से x को सब्जेक्ट बनाती तो डिनोमिनेटर में 4 आता, फिर ये 2 बनता, फिर ये 7 - 3y/2 रह जाता। तो वो डिनोमिनेटर वाली जो प्रॉब्लम है वो आगे आएगी और वहां चांसेस है कि हम कुछ सिली मिस्टेक कर दें और मार्क्स कट हो। तो हम ऑलवेज जब रिलेशन हो तब जो छोटा वाला मल्टीपल है उसमें से वैल्यू को, वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, चारों में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है एंड यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं है। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, तब सबसे छोटा जो कोफिशिएंट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। दीज आर द टिप्स दैट शुड बी फॉलोड फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट टू डू अगर हम कहीं पे ऐसे केस में अटक जाए जहां पे वेरिएबल गायब हो जाए। जैसे कि 2 पॉसिबिलिटी है, 10 = 6 आ गया एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज 9 = 9 आ गया। अब इस केस में दिस स्टेटमेंट इज ट्रू,
इफ यू गेट अ ट्रू स्टेटमेंट, इसका मतलब हुआ लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है उसका मतलब लाइन पैरेलल होगी, और अगर सॉल्यूशन मिल गया तो अब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ जाता है तो हम बोल देंगे नहीं, इस ये पेयर ऑफ लाइंस ही इनकंसिस्टेंट है, इनका कोई सॉल्यूशन ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा ट्रू स्टेटमेंट आ गया तो हम बोल देंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस केस, एंड जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट इज अ सॉल्यूशन टू इट। चलो लेट्स ट्राई एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपके पावर बुक के फॉर्म में ही है, पावर बुक में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। यहाँ फ्रैक्शंस देख के डरना नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो हम ले लेंगे एलसीएम, 2s प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। सो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, एंड फर्स्ट था s माइनस टी इक्वल टू 3। अब फर्स्ट वाले में दोनों ही कोफिशिएंट 1 है, किसी एक को सब्जेक्ट बना लो। सो s इक्वल टू 3 प्लस t, ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। सो सब्स्टिट्यूट s into, so we get 2 times 3 plus t, sorry this is equation 2, 2 times 3 plus t plus 3t equal to 36. So 6 plus 2t plus 3t equal to 36. So we have 5t equal to 30 and therefore t equal to 6. एक बारी t की वैल्यू 6 आ गई तो ये जो फॉर्म था s इक्वल टू 3 प्लस टी, सब्स्टिट्यूट t equal to 6 in s equal to 3 plus t, that is 3 plus 6, that is 9, and therefore s comma t वैल्यूज क्या आ गई, s की वैल्यू 9 है एंड t की वैल्यू है 6। सो ये हो गया अपना यूनिक सॉल्यूशन, एंड ये पेयर ऑफ लाइंस होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड हेंस दे आर कंसिस्टेंट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। नाउ जिनके पास पावर बुक है, दीज आर जस्ट द स्टेप्स ऑफ पावर बुक्स, यू कैन गो विथ इट एंड आप वहीं पे रीडू कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव द पावर बुक यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन। So from equation 1 we have 3x minus y equal to 3. So यहाँ से 3x को सब्जेक्ट बनाए तो it is 3 plus y, and so x equal to 3 plus y upon 3. Yes, now further we'll substitute this in equation 2. Equation 2 में ये substitute करने पे 9 times 3 plus y upon 3 minus 3y equal to 9, ये 3 cancel out हो जाएगा। See, you could have made y subject over here, पर यहाँ पे हमने x को इसीलिए subject बनाया ताकि ये multiple वाला चीज जो है वो हम समझ पाए। So this is, यहाँ से 3 ये cancel होकर ये 3 बन जाएगा, 3 times 3 plus y minus 3y equal to 9. Next step, 9 plus 3y minus 3y equal to 9. Minus 3y plus 3y चला गया, 9 equal to 9, which is a true statement. So the given pair of lines has infinite solutions and the lines are coincident and consistent. Yes. So इसके infinitely many solution है, लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन। अच्छा, बाय द वे लाइन के ऊपर का पॉइंट कैसे मिलता है, याद है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 9th स्टैंडर्ड में बहुत सॉल्यूशंस ढूंढते थे, एक इक्वेशन के 4 ढूंढो 6 ढूंढो, 10 वाला भी एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर के कीस्टोन पावर बुक के अंदर, राइट। चलो लेट्स मूव फर्दर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ डेसिमल आ जाता है और हमें दग दग होने लगता है, पर ऐसे केस में क्या करना चाहिए, द इजीएस्ट वे टू सॉल्व इट इज दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब तो सिंपल हो गया, अब निकालते रहना सॉल्यूशंस। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, रूट देख के थोड़ा पेट में गुड़ गुड़। यस, सो
प्रोसेस सेम है, सेम चीज फॉलो करनी है। √2x इक्वल टू माइनस √3y एंड x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। सो अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x की वैल्यू डाल देते हैं √3 इंटू माइनस √3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब ये √3 इंटू √3 3 माइनस 3 अपॉन √2y माइनस √2y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ये √2 को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3y माइनस 2y होल अपॉन √2 इक्वल टू 0। ये √2 इस तरफ 0, माइनस 3y माइनस 2y हो जाएगा माइनस 5y। सो माइनस 5y इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू भी 0। एक बारी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0। सिंपल। Solve this and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। अब इक्वेशन तो हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। सपोज x, y की वैल्यू, सॉल्यूशन सपोज यहाँ 2, 3 आ गया, या से माइनस 2, 3 आ गया, क्या आ रहा है यूल हैव टू फाइंड आउट। बट सपोज ये आया, तो सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट सिंपल है, ये जो आंसर आया उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यानी y की वैल्यू 3 डालनी है, x की वैल्यू माइनस 2 डालनी है। देयरफॉर y इक्वल टू mx प्लस 3 इम्प्लाइज 3 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। इसका मतलब 3 को इस तरफ ले जाओ, दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू माइनस 2m एंड दैट इंप्लाइज 0 इक्वल टू m की वैल्यू आ गई 0। अब अगर यहाँ पे 3 की जगह 6 होता तो ये बनता 3 और ये बनता 3 अपॉन माइनस 2। यस, सो अगर 6 होता, इफ इट वाज 6 तो ये 3 एंड ये बन जाता 3 अपॉन माइनस 2। यस, अब यहाँ m क्या होता है बताए, दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c। ये फिजिक्स वाले पार्ट का एक चीज है, यहाँ से स्लोप मिलता है ग्राफ का। m जो होता है दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसका इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये होता है कि इस लाइन का स्लोप इज -3/2। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and solve it by substitution method. Solve नहीं करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। सो आफ्ताब है और उसकी बच्ची है। आफ्ताब की एज सपोज s years है एंड बच्ची की एज t years है। पहला सिचुएशन 7 years ago, तो 7 years ago आफ्ताब would be s minus 7, daughter would have been t minus 7। so ये s minus 7 and t minus 7 हो गया। अब 7 years ago था क्या, I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब कह रहा है मैं जितना था ना that was 7 times as old as you, यानी आफ्ताब की एज is 7 times बच्चे की एज। अब कभी कभी ना हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि 7 किस तरफ डालना है, आफ्ताब की तरफ कि डॉटर की तरफ। तब सिंपल लॉजिक का यूज करो, थोड़ा सा दिमाग। क्या सोचना है, डॉटर छोटी है, पापा बड़े हैं, तो बड़ा नंबर इक्वल टू समटाइम्स छोटा नंबर होता है कि छोटा नंबर इक्वल टू समटाइम्स बड़ा नंबर होगा। ऑब्वियसली बड़ा नंबर इक्वल टू समटाइम्स छोटा नंबर होगा। सो वो ऑलवेज डॉटर के, अगर टाइम्स है तो वो डॉटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यस, नेक्स्ट वन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। so 3 साल बाद आफ्ताब s+3, डॉटर t+3, इक्वेशन बनेगा s+3 is 3 times t+3। यस, अब ये जो दो फॉर्म आ रहे हैं इसमें से हमें निकालना पड़ेगा इक्वेशन। सो दिस वुड बी s minus 7 इक्वल टू 70 minus 49। 70 को इस तरफ ले जाओ, 7 को इस तरफ ले जाओ, s minus 70 इक्वल टू -42। अब यहाँ से s+3 इक्वल टू 3t + 9, 3t को यहाँ ले जाओ, 3 को यहाँ ले जाओ, s minus 3t इक्वल टू 6।
Yes, once you get the two equations, you know how to solve it by substitution method. Form the pair of linear equation for the following problem. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other number. Find them. अब यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व्ड नहीं है। इसका मतलब है ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और यहाँ पे हम एक वैल्यू को हम x ले लेंगे, एक वैल्यू को y ले लेंगे। जब भी डिफरेंस वर्ड का यूज होना तो उस केस में वी ऑलवेज हैव टू मेंशन कि हम किसको बड़ा अज्यूम कर रहे हैं। सो लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर बी y एंड x इज ग्रेटर देन y, तो अभी हम डिफरेंस की बात कर पाएंगे। यस, अगर x y से बड़ा है इसका मतलब x माइनस y, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 26। अब क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब ऑलवेज बड़ा नंबर है वही छोटे नंबर की 3 टाइम्स हो सकता है। सो x इज 3 टाइम्स y। अब देखो ये तो सीधा बनता है सब्स्टिट्यूशन का केस, यहाँ से डायरेक्टली हमें x की वैल्यू यहीं पे पुट करनी है और कोई मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये 3y माइनस वाई, 2y की वैल्यू 26, यानी y की वैल्यू बन जाएगी 13, y की वैल्यू 13 बन गई तो 3y की वैल्यू बन जाएगी 39, x की वैल्यू आ गई। लेट्स मूव फॉरवर्ड। The larger of the two supplementary angle exceeds the smaller by 18 डिग्री। मैंने पहले भी बोला था exceeds मतलब डिफरेंस है। Find them। अब देखो यहाँ लग ऐसा रहा है कि एक ही सिचुएशन दिया है। अगर मैं x और y दो एंगल ले लूं such that x is greater than y, x बड़ा है, ठीक है, तो larger angle exceeds the smaller one by 18 degrees। ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन वर्ड्स में छुपा हुआ है। वर्ड्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल और हमें पता है दो सप्लीमेंट्री एंगल का टोटल होता है 180 डिग्रीज। यस, अब इन दोनों का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकालना है। The coach of cricket team buys 7 bat and 6 balls for 3800 and she buys 3 bat and 5 ball for 1750. No product, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। एक को x ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं y। इसका मतलब 7 बैट एंड 3 बॉल्स टुगेदर कॉस्ट 3800, यानी 7x प्लस 3y इक्वल टू 3800। सिमिलरली 3x प्लस 5y is given to be 1750, so 3x plus 5y equal to 1750। दो इक्वेशन बन गए, अब सब्स्टिट्यूशन लगाना है, बात खत्म करनी है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई होगा उसी के पास है। चारों में से कोई भी 1 नहीं है, मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल नहीं है। अब इसमें से हम सबसे छोटा है, यहाँ से x को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये इजीएस्ट वे में सॉल्व हो पाएगा। 4 में से किसी को भी सब्जेक्ट बना के सॉल्व तो तुम कर ही पाओगे, पर इजीएस्ट 3 को बनाना होगा। मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है गाइस। आगे, The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with charge for the distance covered. For distance of 10 किलोमीटर इतना पे करा है, 15 किलोमीटर इतना पे करा है। What is fixed charge and charge per किलोमीटर? How much person have to pay if वो 25 किलोमीटर चलेगा? Again, there is no जिक्र of product। इसका मतलब वो है चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। यस, सो इफ टैक्सी का फिक्स चार्ज कुछ x रुपीस है और उसका पर किलोमीटर का जो वेरिएबल चार्ज है, जो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ किलोमीटर, वो y रुपीस है। तो पहले केस में ये बोला है 10 किलोमीटर के लिए 105 एंड 15 किलोमीटर के लिए 155। सो अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर जा रहा है, सो बेसिकली वो फिक्स चार्ज तो देगा, और 10 किलोमीटर के लिए 10y जितना चार्ज उसको देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर के लिए 1 इंटू वाई, 2 के लिए 2 इंटू वाई, 3 के लिए 3 इंटू वाई, तो 10 के लिए 10 इंटू वाई, और टोटल उसका कॉस्टिंग आ रहा है 105 रुपीज। इसका मतलब हुआ x प्लस 10y की वैल्यू होनी चाहिए उसकी 105 रुपीज। आगे जब वो y किलोमीटर चल रहा है तो टोटल कॉस्टिंग उसकी आ रही है 155। यस,
व्हेन ही गोज फॉर 15 किलोमीटर 155 रुपीज। अब 15 किलोमीटर चलने पे उसकी वेरिएबल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 15y। देखो फिक्स चार्ज तो फिर भी x ही है, कितने भी किलोमीटर जाओ। इसका मतलब ये बन जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो ये दो इक्वेशन बन गए हमारे। अब यहां से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, फिक्स चार्ज भी मिल जाएगा और पर किलोमीटर कितना देना है वो भी पता चल जाएगा। आगे पूछा है 25 किलोमीटर अगर कोई गया तो क्या, तो 25 किलोमीटर अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए चार्ज होगा x प्लस 25y। वही x और y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to numerator and denominator it becomes 5 by 6. Again multiplication वाली कोई बात नहीं है, मतलब ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। So हम फ्रैक्शन को ले लेंगे, let the fraction be x upon y। पहला सिचुएशन 9 by 11 बनेगा if 2 is added to both numerator and denominator. So x upon y दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर मैंने 2 को ऐड करा तो ये फ्रैक्शन बनेगा 9 by 11। दूसरा सिचुएशन, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6। यानी दोनों में ही x और y में अगर मैंने 3 ऐड करा then the fraction is 5 by 6। सॉल्व कैसे करना है, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे। 11 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल्स 9 टाइम्स y प्लस 2। 11x प्लस 22 इक्वल्स 9y प्लस 18। 9y को इस तरफ, 22 को इस तरफ, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। एंड सिमिलरली यहां से 6 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल्स 5 टाइम्स y प्लस 3। सो 6x प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। यानी 6x माइनस 5y इक्वल्स 15 माइनस 18 दैट इज नेगेटिव ऑफ 3। यस, अब ये दोनों इक्वेशन को लेके हमें सॉल्यूशन निकालना है। x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी, बट उसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, क्योंकि हमें ढूंढना था फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago age was 7 times that of his son. Again no product, चैप्टर 3 का क्वेश्चन। जैकब को x ईयर ले लेंगे, बेटे को y ईयर्स ले लेंगे। अब 5 years hence Jacob will be x plus 5, son will be y plus 5 and situation दी है 3 times that of his son. So x plus 5 is 3 times that of the son's age. 5 years ago Jacob will be x minus 5, son will be y minus 5। situation दी है 7 times that of his son, so x minus 5 equal to 7 times y minus 5। अब ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगे यहाँ से सॉल्व करके। उनको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, दोनों की प्रेजेंट एज मिल जाएगी। Next is elimination method. Now this is the last part of this unit. Elimination method is also one method to find the solution of the given equations. Substitution method and elimination are generally used to find the unique solution. यानी जब unique solution intersecting lines होते हैं तब we use this method. So given two equations, से एक इक्वेशन है x minus 2y equal to 3 and दूसरी इक्वेशन है 2x minus 2y equal to 18. Then in this case elimination method can be used. Elimination word का ही मतलब होता है eliminate करो, हटा दो, यस यहाँ से निकाल दो। तो हम ये ट्राई करते हैं कि दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह से ऐड या सब्सट्रैक्ट करें कि उसमें से एक वेरिएबल ड्रॉप डाउन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ x और 2x, ये 2y और 2y, तो 2y दोनों सेम है पर ये -2y तो -4y बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होगा तभी ये एलिमिनेट होगा। तो ये साइन होना चाहिए प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये गया x minus 2x is minus x,
इक्वल टू 3 माइनस 18 इज माइनस 15। x की वैल्यू क्या आ गई 15। अब ये x की वैल्यू कहीं पे भी किसी एक में डालो, बात खत्म करो। यस, ये सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन एग्जाम्पल था। अगर इसी जगह पे कुछ ऐसा होता x माइनस 2y एंड 2x माइनस 8y, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, अब आपके पास दो चॉइस बनते हैं, या तो इस 2 को 8 बनाओ। 2 को 8 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इस 1 को 2 बनाओ, यानी हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सपोज ऐसे जो मल्टीपल वाला केस है, ऐसा भी केस नहीं होता। सपोज यहाँ 1 होता, यहाँ होता 23, 1 नहीं, ये 11 रखते हैं, ये 11 होता, ये 23 होता, ये 2 होता, ये 8 होता। अब कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, कोई डायरेक्टली एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इक्वेशन में से एलिमिनेट नहीं हो रहा है। उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में स्मॉलेस्ट जो वेरिएबल्स है वो चूज करने चाहिए। 11 2 स्मॉल है कि 23 8 स्मॉल है, तो 11 2 स्मॉल है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये 2 11 जा 22 बन जाएगा और ये 11 2 जा 22 बन जाएगा। कोफिशिएंट सेम हो गया, वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। Yes, so this is how the elimination method flows. Elimination, substitution दोनों से ही आंसर सेम ही आएगा। कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए, जब कोफिशिएंट सेम हो या एक दूसरे के मल्टीपल हो, तब एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। अगर ऐसे वियर्ड कोफिशिएंट आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहिए, पर उससे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करो, एलिमिनेशन से ही सॉल्व करो, और अगर उसके साथ आपने क्लैश कर दिया ना तो मार्क्स गए। आंसर सही है तब भी मार्क्स गए, वर्किंग के भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको चाहिए था एलिमिनेशन, आपने कर दिया सब्स्टिट्यूशन। यस, लेट्स डाइव इनटू सम क्वेश्चंस। इसमें भी वो तो ट्रू ही है, अगर ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है तो लाइंस आर पैरेलल, वो सेम ही रहेगा हर जगह। सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ पे तो बोला है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से ही करो, बट विल गो जस्ट बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। सो बाय एलिमिनेशन मेथड x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब क्या कर सकते हैं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, काम फटफट हो जाएगा। सो बाय एलिमिनेशन मेथड हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे एंड 2 को उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दे, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसका मतलब 2x से 2x गया। यस, 2y माइनस 3y ये बन जाएगा माइनस y, 10 माइनस 4 ये बन जाएगा 6, सॉरी 2y प्लस 3y ये बन जाएगा 5y एंड ये बन जाएगा 6, साइन अपोजिट हो जाएगा। सो y की वैल्यू हमें मिल गई 6/5। सो y इज इक्वल टू 6/5। ये इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो। इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में डालेंगे सो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 5 माइनस 6/5 हो जाएगी, दैट इज 25 माइनस 6/5 एंड दैट इज 19/5। सो रिक्वायर्ड वैल्यू x, y, x, y required solution is x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। Yes, let's move towards the next question. x/2 plus 2y/3 equal to -1, x minus y/3 equal to 3। फ्रैक्शंस को देख के डरना नहीं है, पहले इसको हम LCM लेके सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल्स। अगेन हम सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखेंगे, फिर इक्वेशन को कैसे एलिमिनेशन से सॉल्व करा जाता है दैट यू नो रियली वेल। यस, सो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons is 9/7 and the ratio of expenditure is 4/3. If each of them manage to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. So first case, राम की सैलरी है 9 लाख और श्याम की सैलरी है 7 लाख। इस केस में दोनों की सैलरी का रेशियो बन जाएगा 9/7।
अब राम की सैलरी सपोज 27,000 होगी और श्याम की सैलरी 21,000 होगी। इस केस में भी इनकम का रेशियो क्या बनेगा? रेशियो तो बनेगा 9/7 ओनली। ओके, सो हम सैलरी डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम इनकम को 9x और 7x ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी हमें नहीं पता है किसका कितना है, पर एक्सपेंस का रेशियो 4:3 पता है। तो एक का एक्सपेंस 4y ले लेते हैं, दूसरे का एक्सपेंस 3y ले लेते हैं। इसका मतलब हुआ 9x एंड 7x, 4y एंड 3y। अब सेविंग क्या होती है? सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इनकम 9x, एक्सपेंडिचर 4y, सो 9x माइनस 4y इज 2000। एंड सेकेंड पर्सन के लिए भी सेम है, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। दोनों 2000 ही बचा रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। अब एलिमिनेशन करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस क्वेश्चन में ना, इफ यू आर एन असली टॉपर, तो आप ये समझ पाओगे कि यहाँ पे सिर्फ मंथली इनकम के बारे में पूछा है, एक्सपेंस के बारे में नहीं पूछा है। तो अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली तो काम हो गया। यानी मुझे y को एलिमिनेट करना चाहिए, यानी इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। यस, एंड इन जनरल भी छोटे नंबर्स को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। यस, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाने पे आपको सिर्फ 9x और 7x निकालना है जो इनकम्स होंगी। यहाँ स्टूडेंट दो गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, x ढूंढने के बाद y ढूंढ लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। यस, दूसरी गलती, इनकम ढूंढते ही नहीं है। एक्चुअली तो इनकम ही पूछे हैं, इनकम तो दोनों पर्सन के वो ढूंढते ही नहीं है। दोनों केस में 1-1 मार्क जा सकता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सम ऑफ अ 2-digit नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the number differs by 2, find the numbers and how many such numbers are there. अब ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। स्कूल के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से समझो। जब भी एक 2-digit नंबर की बात हो, ठीक है, जैसे कि ले लो 27, 36, 48, कुछ भी, तो 2-digit नंबर कैसे बनता है? बैक टू ग्रेड 1, 27 is nothing but 20 plus 7, 36 is 30 plus 6, 48 is 40 plus 8 and so on. Yes, तो 2-digit नंबर कोई भी हो वो इस तरह से बना हुआ है। यानी 27 को हम लिख सकते हैं 2 into 10 plus 7, 1's digit और 10's digit, face value and place value। 36 is 3 into 10 plus 6, 48 is 4 into 10 plus 8। Yes, अब हमारा तो 2-digit नंबर अननोन है, तो इस अननोन 2-digit नंबर को हम कैसे डिकोड करेंगे? सो सपोज हमारा 2-digit नंबर है AB, तो ये नंबर कैसा बनेगा? ये बनेगा 10A plus B। यस, आई होप दिस इज क्लियर। ये पार्ट क्लियर ही चाहिए होगा टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है सम ऑफ 2-digit नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इसका मतलब सपोज मेरा 2-digit नंबर इज AB, तो मेरा रिवर्स नंबर होगा BA और इनका टोटल दिया है 66। सो 10A plus B plus 10B plus A equal to 66। इसका मतलब ये हुआ 11A plus 11B equal to 66। 11 कॉमन निकल रहा है, A plus B equal to 6। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन जो है उसके लिए क्या बोला है? द डिजिट डिफर बाई 2। अब यहाँ अगर हम डिजिट के डिफरेंस की बात करें, 24 डिजिट डिफर बाई 2, 42 डिजिट डिफर बाई 2। अब क्या करेंगे, है ना? 24 में भी डिफरेंस 2 है, 42 में भी डिफरेंस 2 है। यहाँ बताया ही नहीं है कि कौन सा डिजिट बड़ा है, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब दो केस बन जाएंगे। एक केस बनेगा A plus B equal to 6 के साथ पहला डिजिट अगर बड़ा है तो A minus B equal to 2,
एंड a प्लस बी इक्वल टू 6 के साथ अगर b बड़ा है तो उस केस में b माइनस ए इक्वल टू 2, मुझे a के नीचे a लिखना है, b के नीचे b लिखना है, तो मैं इसको लिख रही हूँ माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 6 इक्वल टू 2, सॉरी। अब एलिमिनेशन तो बहुत सिंपल है इस केस में, यहाँ b एलिमिनेट होके 2a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 4 मिल गया। a की वैल्यू 4 है तो फर्स्ट इक्वेशन में डालने पे b की वैल्यू मिल जाएगी 2, यस। और यहाँ नंबर था a b तो नंबर बन गया 42। अब यहाँ पे a एलिमिनेट हो गया, b की वैल्यू 4 मिल जाएगी और b की वैल्यू 4 मिलेगी तो a की वैल्यू 2 मिल जाएगी और नंबर बन जाएगा 24। कोइंसिडेंटली मैंने सेम एग्जांपल लिया हुआ था बट दिस हैपेंस दिस वे, यस। चलो लेट्स मूव फर्दर। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट the denominator of fraction reduces to 1। इसका मतलब है एक फ्रैक्शन गिवन है x अपॉन y, 1 न्यूमरेटर में ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू बन जाती है 1। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, और सिर्फ डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दो तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। दिस इज x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -2। यहाँ से x 2x इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, सब्सट्रैक्ट करो सो ये बनेगा x माइनस 2x दैट इज माइनस x, ये गया इक्वल टू -3, x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू 3 या तो इसमें डालो, सॉरी या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. So Nuri x, Sonu is y. 5 years ago नूरी की एज क्या हो जाएगी? नूरी की एज हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू की एज क्या हो जाएगी? सोनू की एज हो जाएगी y माइनस 5। अब नूरी was thrice as old as सोनू, यानी नूरी की एज is 3 times सोनू की एज। एंड 10 years later, so 10 साल बाद नूरी is x plus 10, सोनू is y plus 10। 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, so Nuri is twice as old as Sonu। यहाँ से दो इक्वेशन बनाने हैं, एलिमिनेशन का मेथड का यूज करके वैल्यूज निकालने हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 9। डिजिट्स का सम 9 है, यानी अगर मेरा 2-digit नंबर a b हुआ तो यहाँ दिया है a प्लस b की वैल्यू है 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। So 9 times this number is twice the reverse digit, yes। अब this is nothing but 9 times 10a plus b equals twice 10b plus a। 90a plus 9b equals 20b plus 2a, yes। दोनों को इस तरफ 90a में से 2a जाएंगे 88a माइनस 9 में से 20 जाएंगे 11b इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकल रहा है, 8a माइनस b इक्वल टू 0। 11 उस तरफ जाके 0 हो गया, यस। सो 8a माइनस b इक्वल टू 0 एंड a प्लस b इक्वल टू 9। 9a इक्वल टू 9, a की वैल्यू हो गई 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू मस्ट बी 8। रिक्वायर्ड नंबर ab इज 18, रिवर्स नंबर इज 81। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में 2-3 ही है, तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके KQB कीस्टोन क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए हुए हैं। यू ऑल्सो हैव द आंसर्स टू वेरीफाई इट। सॉल्यूशन QR कोड से मिल सकता है, पर अगर किसी क्वेश्चन में अटको ना, MPM में क्वेश्चन डाल दो। वी आर सिटिंग इन योर MPM रेडी एंड वेटिंग टू हेल्प यू इन सच सिचुएशंस। Next question, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000। अब 2000 रुपए चाहिए मैम को and she asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only। 500 वाले नोट मत देना, 50 और 100 वाले ही देना। ये नखरे ना लेडीज के ही होते हैं, पता नहीं क्यों।
Meena got 25 notes all in all. Find how many notes of 50 and 100 she got. Again, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन है. बैंक में गए मैम, 2000 रुपीज चाहिए एंड 50 एंड 100 के डिनोमिनेशन में ही चाहिए. सो ये बोल रही है कि आप 25 नोट्स ले लो. सपोज इसको 50 रुपीज वाले एक्स नोट्स मिले और 100 वाले वाई मिले. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तो ये हुआ कि उसने 25 नोट्स लिए, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 25 हो गई. दूसरा मतलब ये हुआ कि उसको जो भी नोट मिले वो 50 के फॉर्म में और 100 के फॉर्म में है. सो x को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगी और y को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इनका टोटल होना चाहिए जितना उसने विड्रॉ करा, दैट इज 2000. यस. सो सॉल्व दीज इक्वेशंस टू फाइंड कि 50 वाले कितने नोट मिले उसको और 100 वाले कितने मिले. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book she kept for 7 days while Shushi paid 21 for 5 days. Find the fixed charge and each day's extra charge. Again, कोई प्रोडक्ट वाली बात नहीं है, यानी ये भी चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन है. वन मोर थिंग, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज दोनों ही है, ये ऑलवेज चैप्टर 3 का क्वेश्चन होगा. इस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर 4 में फॉर्मुलेट नहीं होता है. सो 3 दिन के लिए लैंडिंग लाइब्रेरी का चार्ज फिक्स्ड है से x रुपीस, और फिर पर डे के लिए कुछ वेरिएबल चार्जेस जिसको हम y रुपीस ले रहे हैं. सेम टैक्सी जैसा ही ये क्वेश्चन है. अब सरिता, फर्स्ट केस, सरिता ने 27 रुपीज दिए 7 डेज के लिए, तो उसने कुछ फिक्स चार्ज दिया होगा. तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है उसका, पर उसके बाद और 4 दिन उसने बुक रखी, तो ये वेरिएबल चार्ज उसको 4 टाइम्स देना पड़ेगा, यानी 4y जितना. सो इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27. नेक्स्ट केस में सुशी ने बुक रखी है 5 दिन के लिए, उसने भी 3 दिन चार्ज दिया और वेरिएबल चार्ज उसने दिया 2 दिन के लिए. सो 3 डेज का फिक्स चार्ज, 2 दिन का वेरिएबल चार्ज. इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 21. यस, 2 इक्वेशंस बन गए. इनको सॉल्व करना है, फिक्स चार्ज ढूंढना है एंड लैंडिंग चार्ज ढूंढना है. इसमें अगर एडिशनल क्वेश्चन हुआ कि कोई XYZ बंदा है जिसको 25 डेज के लिए बुक चाहिए, तो अगेन x की वैल्यू तो फिक्स 3 दिन तक, फिर 22 और डेज तक उसको 22y जितना चार्ज देना पड़ेगा. वहां से यू कैन फाइंड द चार्ज ऑफ इट. अब आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस अगर MCQ में आते हैं तो देयर मस्ट बी अ वेरी डिफरेंट अप्रोच टू इट. जैसे वो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस में इफ इट इज एन MCQ क्वेश्चन तो पहले तो नंबर और रिवर्स डिजिट का डिफरेंस या सम आपको दिया होगा, तो उसके जो ऑप्शंस है उसमें चेक करो कि कितने ऑप्शन के लिए ये सही रह रहा है. डिजिट का टोटल दिया है कि सपोज डिजिट का टोटल इज 9, तो ऑप्शन में 18 है, 27 है, 63 है और 51 है, तो 51 तो वहीं से निकल गया. फिर सेकंड डिटेल का चेक करके वहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल लो, तब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस जो MCQ में ही आते हैं, देखो MCQ का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन डिफरेंट ही होता है, तो MCQ वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है. सो गो टू योर KOB कीस्टोन ऑब्जेक्टिव बुक, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, और कहीं पे भी अटको, पिंग अस इन MPM will help you. Keep studying, keep preparing. Bye guys.